मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत जो है एक वीडियो आप तक पहुंचा दी है। और यह वीडियो जो है, जैसा कि चैप्टर नंबर आप 10 देख रहे हैं, अकबर का युग। अकबर का जो युग है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला। तो अकबर का युग कब से कब तक चला? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का युग चला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकबर का पूरा नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये मैंने आपको बताया था। और अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति में इससे पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। और मनसबदारी जो व्यवस्था थी अकबर की, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। शासन व्यवस्था क्या थी अकबर की, उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को प्रारंभ जो हम करते हैं वो अकबर कालीन सिक्कों से करते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले आपको ये अकबर कालीन सिक्के दिखा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सिक्के हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अकबर कालीन जो है वो सोने का सिक्का है। ये अकबर कालीन सोने का सिक्का है बच्चों। और ये जो है, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है नी, ये अकबर कालीन जो चौकोर सिक्का दिखाई दे रहा है, ये चांदी का सिक्का है। ये जो गोल सिक्का दिखाई दे रहा है, ये सोने का सिक्का है। और ये चौकोर सिक्का जो है वो किसका है? चांदी का सिक्का है। तो ये दोनों सिक्के जो हैं वो अकबर कालीन सिक्के हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और अकबर का वित्तीय प्रबंधन जान लेते हैं। तो आइए अब जानेंगे अकबर का वित्तीय प्रबंधन। अकबर का वित्तीय प्रबंधन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। तो राज्य की जो आय के जो साधन थे उस समय पर, राज्य की आय के जो प्रधान साधन थे वो मुख्य रूप से दो प्रधान साधन थे। तो राज्य की जो आय के साधन थे, राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। अकबर के शासनकाल में राज्य की आय के कितने साधन थे? दो प्रधान साधन थे। वे दो प्रधान साधन कौन कौन से थे? देखिएगा बच्चों, पहला साधन था भूमि का लगान। तो भूमि के लगान से जो आय, एक तो आय प्राप्त होती थी, भूमि के लगान से आय प्राप्त होती थी। तो राज्य की आय का एक साधन क्या था? एक साधन था भूमि से लगान के प्राप्त होता था। और दूसरा राज्य का आय का साधन था व्यापार पर कर। यानी कि जो व्यापार होता था उस पर टैक्स जो प्राप्त होता था, वह भी राज्य की आय का साधन था। इस प्रकार आप देखेंगे तो अकबर के वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। एक प्रधान साधन था भूमि का लगान, भूमि से आय प्राप्त होती थी। और व्यापार पर कर, व्यापार से जो है कर के रूप में आय प्राप्त होती थी। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक गांव का जो लगान था वो निश्चित कर दिया गया था। मगर मेन बात ये है, ध्यान देखने की आवश्यकता है कि किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। तो लगान के रूप में किसानों से कितना भाग लिया जाता था? 1/3, 1/3। यानी कि उपज का 1/3 भाग जो है वो अकबर के शासनकाल में लगान निर्धारित था। लेकिन ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, अकबर के शासनकाल में क्या होता था? प्रत्येक वर्ष उपज का आकलन किया जाता था। यदि किसी कारणवश किसी उपज कम हुई है तो कम लगान, यानी कि उपज का
केवल उपज, जितनी उपज होगी। तो इसीलिए वो जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो फसल का क्या कराता था, फसल की उपज का आकलन कराता था, जिससे किसानों को काफी सुविधा होती थी। उन्हें ये पता होता था कि हमें जितनी उपज होगी उसका ही 1/3 लगान देना है, इसलिए उस किसानों को काफी सुविधाओं का इससे सामना करना पड़ा। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि पर एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंधन समय समय पर कराने के पक्ष में था। ऐसे नहीं, वो समय समय पर जो है लगान का प्रबंधन कराता रहता था, उसका निरीक्षण कराता रहता था। जितनी उपज होती थी उसी का ही 1/3 भाग लगान दिया जाता था। ये नहीं कि एक बार निश्चित कर दिया, उपज हो या ना हो उसको लगान देना है, ऐसी व्यवस्था अकबर के शासनकाल में नहीं थी। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य जो है राजा टोडरमल को दिया था। किसको दिया था? राजा टोडरमल को दिया था। किसको दिया था? राजा टोडरमल। मतलब लगान का लेखा जोखा बनाने का कार्य किसको करा दिया गया था? राजा टोडरमल को जो है अकबर के शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, उनको अब मालूम था, किसको? किसानों को अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान के रूप में देना है। तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना, आप देख रहे हैं कि अकबर का जो वित्तीय प्रबंधन था उसमें मुख्य रूप से राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे। एक तो लगान से आय प्राप्त होती थी और एक व्यापार पर लगे हुए कर से आय प्राप्त होती थी। और लगान पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उपज का 1/3 भाग जो है वो लगान के रूप में जो है कर लिया जाता था और कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष समय समय पर होता रहता था, जिसके कारण जो है किसानों को काफी सुविधाओं का सामना, मतलब काफी सुविधाएं उनको मिलती थी। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर का वित्तीय प्रबंधन जानने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। भू राजस्व प्रबंधन, कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। तो चलिए आइए हम अकबर के शासनकाल के कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन के बारे में भी ठीक से जान लेते हैं। तो देखिएगा, कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी, यानी कि मुगल बादशाहों की जो समृद्धि हुई, मुगल बादशाहों का जो विकास हुआ, उसका आधार, उसका बेस जो थी वो कृषि थी। यानी कि मुगल बादशाहों की समृद्धि का जो आधार था वो क्या थी? कृषि थी। ठीक, कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश किससे की जाती थी, ये समझना आपके लिए बच्चों बहुत जरूरी है। तो भूमि की पैमाइश किसे कहते हैं? नापतोल। तो भूमि की जो पैमाइश की जाती थी, भूमि की पैमाइश जो की जाती थी, भूमि की जो पैमाइश की जाती थी वो जो है गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। भूमि की पैमाइश जो है वो गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। ठीक, यह पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। पहले गज ए सिकंदरी चलता था, बाद में अकबर के शासनकाल में क्या है? गज ए इलाही द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी, जो कि गज ए सिकंदरी का ही परिवर्तित रूप था। गज ए सिकंदरी का ही परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग किया जाता था। खेत के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता था बच्चों? बीघा का प्रयोग किया जाता था। और ये भी ध्यान रखने की बात यह है कि एक बीघा जो होता था वो 60
60 गज लंबा, 60 गज लंबा